हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध के उत्कर्ष के बारे में कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध साम्राज्य जो बिहार के क्षेत्रों में पड़ता था, जिसका विस्तार पूरे हम लोग को आधा भारत में देखने को मिलता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों में मिलता है मौर्य वंश के समय तक, उस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं। तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे हम लोग महाजनपद काल, फिर बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़े, फिर अब हम लोग पढ़े मगध का उत्कर्ष के बारे में। इस वीडियो से संबंधित आपको यदि नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट का जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप नोट्स लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 12th की तैयारी कंटिन्यू करें तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक करते रहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मगध के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मगध क्या है। तो मगध एक जनपद था जिसे आज के डेट में बिहार में लगभग भारत में कितने हैं, 28 राज्य हैं ना। उसी तरीके से प्राचीन काल में राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं होकर जनपद महाजनपद का कॉन्सेप्ट था। तो लगभग 16 जनपद मिलते हैं हमको, महाजनपद मिलते हैं कहाँ, पूरे भारत में, जिसमें से मगध की यदि हम बात करें तो मगध का क्षेत्र ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये मगध का क्षेत्र है। आज के डेट में आप बात करेंगे तो पटना, फिर बिहार शरीफ, राजगीर, ये सब का जो क्षेत्र है, नालंदा वगैरह जो क्षेत्र देखते हैं आप लोग, उन सब क्षेत्रों में गया भी आ जाएगा उसमें। तो इन सब क्षेत्रों में एक क्षेत्र था जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मगध का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, आज भी यहाँ पे मगधी भाषा बोली जाती है, तो इसी क्षेत्र को मगध कहा जाता था। बिहार, पटना, बिहार शरीफ, नालंदा, ठीक है, बिहार नहीं, पटना, नालंदा, बिहार शरीफ, गया, ये सब का जो क्षेत्र है पूरा, इन सब क्षेत्रों में आपको, राजगीर, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है मगध। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब बात आती है कि जो ये पूरे जो 16 जनपद था ना, 16 जनपद में एकमात्र जनपद हुआ ये मगध, जो मुख्य रूप से इसका विस्तार होता है। क्यों होता है, इसके पीछे कारण है, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे अवंती है, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कौशल जनपद है, ये सब का नाम आगे आएगा, आपको देखने को मिलेगा काशी जनपद है यहाँ पे। तो ये सब नाम आप लोग देख लीजिए आगे, आप जब भी हम बोलेंगे तो फिर आप पीछे रिवर्स करके आगे जब वीडियो देखिएगा तो फिर आप मैप पीछे रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, बार बार मैप पे लाना संभव नहीं हो पाती है चीज़। चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि इन 16 जनपदों में, जो 16 जनपद हम लोग पीछे भी पढ़े थे महाजनपद काल में, 16 जनपदों में मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, मतलब पूरे 16 जनपद में मगध का ही उत्कर्ष सबसे ज़्यादा क्यों हुआ, उत्थान क्यों हुआ, तो इसके क्या क्या कारण थे वो हम लोग देखेंगे अभी नीचे। ये आपका लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 मुख्य कारणों का वर्णन करें। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट बना दिया है जो कि आपको लॉन्ग में काम आएगा, जो 6 नंबर का प्रश्न होता है उसमें काम आएगा। यदि आपको शॉर्ट आंसर टाइप में पूछता है 2 नंबर में, तो आप इसमें से कोई 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, वहाँ पे याद रहेगा तो आपको। ठीक है, कभी कभी इसे 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि मगध के साम्राज्य के उत्थान के 2 मुख्य कारणों का वर्णन करें, तो इसमें से 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। हमने पूरा बना दिया ताकि आपको फिर लॉन्ग वाला में भी दिक्कत ना हो, हम शॉर्ट बना देते तो आपको लॉन्ग में दिक्कत हो जाती, इसीलिए हमने लॉन्ग बना दिया। आपको शॉर्ट में लिखना हो तो 2 पॉइंट कहीं से उठा के लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मगध के साम्राज्य के उत्थान के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति। क्या था, अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति। अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति, क्या क्या परिस्थिति से मगध, पहला पॉइंट है मगध की भौगोलिक स्थिति मगध के प्राकृतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती थी। जैसे राजगिरी पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र था, जैसे राजगिरी जो क्षेत्र था, राजधानी क्षेत्र था मगध का, वो क्या था, पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा था। तो मतलब पहले के ज़माने में ना इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, लोगों के पास औजार नहीं होते थे कि हाँ पहाड़ी को भी आप पार करके किसी पे हमला कर सके। तो वो एक क्या था, पहाड़ी के कारण से चारों तरफ से राजगीर घिरा हुआ क्षेत्र था। तो एक कारण ये भी था इसके उत्थान का। दूसरा कारण है इसकी जो राजधानी है पाटलिपुत्र, वो नदियों से घिरा क्षेत्र था। इन दोनों परिस्थितियों के कारण बाह्य चुनौतियों की संभावना कम थी। मतलब एक जो राजगीर की राजधानी, मतलब मगध की राजधानी बना राजगीर, पहला राजधानी, वो क्या था, पहाड़ियों से घिरा था, तो इस पर हमला करना बहुत मुश्किल था। वहीं पे दूसरी राजधानी बना क्या न, ये पटना, पाटलिपुत्र क्या था, चारों तरफ से नदियों से घिरा था, जिसके कारण से इस पर भी हमला करना थोड़ा मुश्किल था। तो एक कारण ये भी देखने को मिलता है। दूसरा है मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे और निकटवर्ती जंगलों में पाई जाने वाली गज सेना से पर्याप्त बल मिला। तो निकटवर्ती जो जंगलों का क्षेत्र था उसमें गज सेना थी, जिसके कारण से भी यहाँ पे हम लोग को क्या में देखने को मिलता है कि इस पर आक्रमण करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है,
अब है आर्थिक कारण। भौगोलिक कारण हम लोग, भौगोलिक कारण का मतलब भूगोल के दृष्टिकोण से, जमीन के दृष्टिकोण से क्या क्या संभावनाएं थी। तो वो था कि एक तरफ से पहाड़ था तो उससे उस पर हमला करना संभव नहीं था, नदी क्षेत्र था इसके कारण से हमला करना संभव नहीं था, जंगल क्षेत्र था जिसके कारण से हमला करना संभव नहीं था, और उसमें क्या थे, हाथी की सेना रहते थे जिसके कारण से उस क्षेत्र पे हमला करना पॉसिबल नहीं था। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है विस्तृत मैदानी क्षेत्र जो कि अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण कृषि के विकास का आधार था। मगध के उत्कर्ष में पहला कारण भौगोलिक कारण, जो बाहरी क्षेत्रों से उसकी सुरक्षा प्रदान करता था, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, नदी क्षेत्र। ये दूसरा कारण था कि इसका जो उपजाऊ, ये मैदानी क्षेत्र था, गंगा नदी का क्षेत्र था फिर, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी, तो यहाँ के लोगों के पास कृषि का साधन बहुत ज़्यादा उभरा, ठीक है। और लोहे की खोज हुई थी जिसके कारण से भी कृषि का साधन, कृषि का यंत्र भी बहुत ज़्यादा से बना, लोगों ने जंगल साफ किए, कृषि करना शुरू किया, तो एक कृषि का अच्छा विकास हुआ जिसके कारण से भी लोगों में समृद्धि बढ़ी और एक उत्कर्ष का साधन उभरा, ठीक है। दूसरा खनिज संसाधन अर्थात लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था जिससे कृषि संबंधी औजार बनाए गए, जिससे कृषि विकास में सहायता मिली। तो एक कारण, तो एक तो पहला कारण कि यहाँ के जो मिट्टी थी वो क्या थी, उपजाऊ थी। दूसरा कारण क्या कि खनिज संसाधन मिले जिसमें लौह अयस्क, जिसके कारण जंगल की सफाई करना, कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला लोहे के कारण, ठीक है। दूसरा थर्ड कारण ये है कि नदीय स्थिति होने के कारण नदीय व्यापार पर नियंत्रण, जैसे गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक इत्यादि नदी का विशेष महत्व था, जिसके कारण से क्या नदीय व्यापार पर आप एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर सकते हैं। तो एक कारण ये भी था मगध के उत्कर्ष का। फोर्थ कारण लकड़ी के प्रयोग की शुरुआत हो गई। लकड़ी के प्रयोग की शुरुआत होने के कारण ही क्या हो गया कि इससे भी एक व्यवसाय वर्ग का उदय हुआ और हम लोग को देखने को मिलता है मगध का उत्कर्ष का एक कारण बना ये भी। नेक्स्ट जो कारण है वो है सैनिक कारण। सैनिक या राजनीतिक कारण, ये देख लेते हैं हम लोग नीचे से। पहला पॉइंट है सैनिक दृष्टिकोण से मगध अत्यधिक शक्तिशाली था। इसके पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे, ठीक है। इस क्षेत्र में लोहे के पाए जाने के कारण लोहे के हथियार बनाने में आसानी हुई जो कि सैनिक को मजबूत बनाया। मतलब पहले जब आप महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएं कि लोहे का खोज कहाँ पे हुआ। तो आज का जो बिहार का जो क्षेत्र है ना, बिहार, पूरा बिहार राज्य के क्षेत्रों में ही लोहे का खोज हुआ था मुख्य रूप से, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में लोहे का औजार, कहने का मतलब ये कि किसी के पास 100 रुपये है तो वो ज़्यादा बलवान है कि आपके पास 50 रुपये तो आप बलवान है। तो ये पॉसिबिलिटीज ये है कि जो 100 रुपये वाला है वो बलवान होगा। तो पहले के क्षेत्रों में जिसके पास औजार बनाने का साधन है तो वो ज़्यादा बलवान है। तो चूंकि बिहार के क्षेत्रों में लोहे का खोज सबसे पहले हुआ था, तो ये मगध के क्षेत्रों के पास लोहे के औजार, हथियार बहुत अधिक मात्रा में थे, जिसके कारण से ये मजबूत दृष्टिकोण अपना जमा पाए बाकी महाजनपदों के बीच में, ठीक है। आप सिंपल से ये मतलब समझो ना कि जहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं जिसमें से 5 लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, 5 लोग निर्धन हैं, उसमें से भी 5 लोग जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसमें से किसी एक के पास उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा है बाकी चारों से। तो इस तरीके से 16 महाजनपदों में जो मगध का जो जनपद था इसके पास संसाधन बहुत अधिक मात्रा में थे, इसके कारण से बाकी जनपदों में सिर्फ इसका उदय हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका सामाजिक खुलापन। 4th नंबर जो पॉइंट है सामाजिक खुलापन। सामाजिक खुलापन का मतलब कि बाकी वर्ग विभेद की जो संभावनाएं हमको वैदिक काल में देखने को मिलती है, जो बाकी क्षेत्रों में था यहाँ पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 2 धर्म का उदय हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं। इस क्षेत्र का विकास आर्य रूढ़िवादियों के क्षेत्र के बाहर हुआ, ठीक है। आर्य लोग जो वैदिक सभ्यता का जो विकास किए थे उनके बारे में कहा था कि आर्य लोग, यदि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि आर्य लोग कौन होते। वैदिक काल इस क्षेत्र का विकास आर्य रूढ़िवादियों के क्षेत्र से बाहर हुआ, ठीक है। इन क्षेत्रों तक वैदिक काल के लोगों का विकास बहुत कम था, क्योंकि जब लोहे का खोज हुआ ना तब इन क्षेत्रों में विकास हम लोग को देखने को मिलता है, नए बस्तियों का उदय देखने को मिलता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जंगल बहुत अधिक मात्रा में थे और लोहे के खोज होने से औजार बनाने में आसानी हुई और जंगल काटने में आसानी हुई। इसके लिए क्या कहा जाता है कि इसका जो क्षेत्र का विकास था बिहार का क्षेत्र का, वो बहुत बाद में देखने को मिलता है, जिसके कारण से क्या है कि यहाँ पे रूढ़िवादी आदर्श का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ा तथा बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय हुआ, जो सामाजिक आंदोलन का रूप धारण किया, जिससे समाज के सभी वर्ग एक हो गए और समाज के खुलेपन को बल प्रदान किया। मतलब ये है कि जहाँ पे 5 लोग हैं और हर लोग अपने अपने बीच में लड़ रहे हैं, अपने धर्म के बारे में लेके, अपने समाज के बारे में लेके, अपने कि हम ज़्यादा बड़े हैं तो वो छोटा है, तो इस तरीके से जाति व्यवस्था के आधार पर भी लड़ रहे हैं। लेकिन वही तरफ से दूसरे लोग हैं
जो अपने में सब में सद्भाव बना के रखे हुए हैं, एक बराबर सबको मानते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो जो लोग ज़्यादा खुशहाली होंगे। तो वही कह रहा है कि इस समय तक ये जो कुरीतियाँ थी ना, कि आप कोई धर्म ऊंचा है, कोई जाति वर्ग के लोग ऊंचे हैं, कोई नीचा है, ये सब जो कुरीतियाँ थी यहाँ पे नहीं देखने को मिलते थे, जिसके कारण से एक जगह का विकास हुआ और मगध का उत्कर्ष देखने को मिलता है। सबसे जो लास्ट कारण है वो है, पांचवा जो बिंदु है वो क्या है, प्रारंभिक शासक वर्ग की भूमिका। देखो, ये सब होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सब हो तो साम्राज्य आगे बढ़ेगा। उस साम्राज्य को चलाने वाले लोग भी तो अच्छे होने चाहिए, ठीक है, शक्तिशाली होने चाहिए, तभी तो साम्राज्य का विकास होगा। तो कह रहा है प्रारंभिक शासक वर्ग की भूमिका, जो पहले के जो शासक लोग थे उनकी भी मुख्य भूमिका है। तो क्या क्या भूमिका है वो देख लो। इस संदर्भ में बिंबिसार के राजनीतिक सुदृढ़ीकरण की नीति, बिंबिसार कौन है ये अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो बिंबिसार की राजनीतिक सुदृढ़ीकरण की नीति, विस्तार की नीति तथा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की भूमिका महत्व रखती है। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि हमारा हमेशा विकास होना चाहिए, हमारे साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए, ये दृष्टिकोण साम्राज्यवादी दृष्टिकोण होता है। ठीक है, तो हमेशा उनके ये लक्ष्य रहता था कि हमारा साम्राज्य का विस्तार हो, तो ये उनकी भूमिका थी मगध के उत्कर्ष में। दूसरा है, इसने वैवाहिक, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया। इसमें इन्होंने प्रथम विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकुशला से, दूसरा विवाह लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना से तथा तीसरा विवाह मद्रकुल के प्रधान पुत्री क्षेमा से किया। मतलब इन्होंने विवाह के द्वारा भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब विवाह करते थे तो दहेज के रूप में कोई क्षेत्र मिलता था, या फिर नहीं भी मिले तो क्या करता, तो वो रिश्तेदार हो गए, तो रिश्तेदार हो गए तो अपने साम्राज्य पे तो हमला करेंगे नहीं, और यदि ये किसी दूसरे साम्राज्य पे हमला करते हैं तो उसमें सहायता करेंगे। तो इस तरीके की वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया। तो इनकी भूमिका देखने को मिलती है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो पहला जो क्वेश्चन था कि मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या क्या कारण थे, तो वो कारण यहाँ पे खत्म होता है। ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म होता है। ये 6 गलती से लिख दिया गया, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जिससे आपको आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये मेन पॉइंट है, ये 6 ऊपर का 6 नहीं है। ठीक है, ऊपर से 5 तक ही उसका आंसर था पहला क्वेश्चन का, यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है, गलती से दे दिया गया था 6। मगध का सबसे प्राचीन शासक कौन था? बृहद्रथ था। जो सबसे पहला जो मगध साम्राज्य का शासक था ना, वो बृहद्रथ था। ठीक है, और इसका काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? ग्रीव्रज थी। ग्रीव्रज, जिसको आज राजगिरी कहते हैं ना, राजगीर, वही राजगिरी। ठीक है, तो इसी को ग्रीव्रज कहते थे। इनके बाद क्या हुआ कि मगध में नए वंशों का उदय क्रम शुरू हुआ, जिसमें पहला था हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद सबसे लास्ट में मगध में कौन सा वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश का उदय हुआ। ठीक है जी, चलो आगे हम लोग अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है हर्यक वंश। अभी जो हम लोग प्रमुख शासक वर्ग में बात कर रहे थे बिंबिसार की, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक। इनका समय काल था 542 से 492 ईसा पूर्व। लिखिएगा, ईसवी पूर्व गलत हो गया, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इन्होंने, ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका समय काल था 542 से 492 ईसा पूर्व था। ठीक है, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया? श्रेणिक कहा गया है। मगध साम्राज्य में 4 वंश हुए। ठीक है, पहला हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। जिसमें से हम लोग पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। इनका जो समय काल है 542 से 492 ईसा पूर्व। उसका जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। प्रथम राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया वो कौन था? प्रथम राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया उनका ये बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार, जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। दूसरा है, इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ऊपर ही बताएं, नीचे यहाँ पे भी बता देते हैं। इन्होंने बिंबिसार ने क्या किया कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध किया। इससे पहला विवाह इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से। कौशल कौन सा जगह है वो नहीं, आगे आप ऊपर सबसे ऊपर में मैप में देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर इससे उनको क्या मिला? काशी ग्राम दहेज स्वरूप मिला। दूसरा विवाह लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना से किया इन्होंने। ठीक है, तीसरा विवाह इन्होंने मद्रकुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से किया। मद्रकुल, क्षेमा, ये क्षेम नहीं है, क्षेमा है। ठीक है, ये क्षेमा है। मद्रकुल कहाँ है? आज का जो पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र देख रहा है वहाँ पे ये क्षेत्र विस्तार था मद्रकुल। ठीक है, इसी में हर्यक वंश में 2 शासक हुए। एक शासक का नाम क्या था? बिंबिसार। दूसरा शासक का नाम है अजातशत्रु। क्या नाम है?
अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, मतलब बिंबिसार की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में इस हर्यक वंश के गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का कार्यकाल 492 से 460 वर्ष तक चलता है, ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, ईसा, यहाँ पे भी ईसा कर लीजिएगा। इसे कुनिक कहा जाता है। ठीक है, अजातशत्रु क्या कहा जाता है? कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री वजीर से विवाह किया था। किससे किया था विवाह? प्रसेनजित की पुत्री वजीर से। ठीक है, और उसके विवाह से इनको काशी दहेज स्वरूप में मिला। काशी क्या मिला? दहेज स्वरूप में मिला था। इसने राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का कौन आयोजन करवाया? अजातशत्रु करवाया था। इसका पुत्र का नाम था उदायीन या उदयभद्र, ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। हर्यक वंश में 3 शासक। कौन कौन सा शासक? पहला शासक बिंबिसार, दूसरा शासक अजातशत्रु, तीसरा शासक कौन हुआ? उदयभद्र। ठीक है, और उदयभद्र ने ही इसकी जो काल की मुख्य घटना है वो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। बताते हैं उदयभद्र ने क्या किया। उदायीन ने अजातशत्रु की हत्या कर 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उदायीन या उदयभद्र एक ही नाम है। ठीक है, एक ही व्यक्ति के नाम है, 2 नाम है, कभी उदायीन या उदयभद्र लोग कह देते हैं। इसके शासनकाल की प्रमुख घटना क्या है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तथा अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थापित करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था, जिसे इसके मंत्री या सलाहकार ने, कोई भी एक नाम ले लो, मंत्री ले लो, शिशुनाग ने हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का वो कौन था? नागदशक था, जिसकी हत्या कर शिशुनाग ने, जिसको मंत्री था नागदशक का, वो हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। मगध का जो राजधानी था वो क्या था? राजगिरी था। लेकिन उदायीन जो मगध का जो तीसरा शासक बना, जो अजातशत्रु का बेटा था, वो मगध की राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और मगध की राजधानी बनाया। इसके काल में इसकी स्थापना शिशुनाग ने की, शिशुनाग वंश की, और इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की। आज का जो वैशाली का क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने वैशाली में स्थापित की अपनी राजधानी। तो इनका एक मुख्य पहला राजधानी राजगिरी। ठीक है, राजगीर, उसके बाद पाटलिपुत्र उदायीन ने की, और शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने इसकी राजधानी कहाँ? वैशाली में स्थापित की। अवंती राज पर विजय शिशुनाग की एक महान सफलता थी। अवंती आज का जो ये जो क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ पे अवंती क्षेत्र था। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने सफलता की, विजय अभियान किया और वहाँ पे सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है कालाशोक, शिशुनाग वंश के ही शासन में। शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक राजा बना। ठीक है, पुराण में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। ठीक है, पुराण में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। पुराण क्या है? हिंदू धार्मिक ग्रंथ है एक, उसमें कालाशोक को काकवर्ण की चर्चा मिलती है कालाशोक के रूप में। नेक्स्ट है इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। पहला राजधानी राजगिरी था, दूसरा राजधानी पाटलिपुत्र बना, फिर शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली में स्थापित किया, और फिर कालाशोक ने क्या किया कि वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र में ले आया, मतलब पुनः राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। इसी के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। पहले बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में सप्तपर्णी गुफा में, दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के काल में हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। ठीक है, और नंदीवर्धन था। ठीक है ना। इस वंश नेक्स्ट है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। ऐसा कहा जाता है कि नंदीवर्धन की हत्या करके ही नंद वंश की स्थापना हुई। तो किसने की? महापद्म नंद ने की थी नंद वंश की स्थापना। अब कहा जा रहा है कि यह मगध की गद्दी पर बैठने वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था। मतलब जो इससे पहले जितने भी राजा हुए उन सब में सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था? महापद्म नंद था। यह विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का पहला शासक था। विंध्य पर्वत की बात करें तो आप देख लीजिए, ऊपर से जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश के नीचे का जितना भी क्षेत्र है महाराष्ट्र वगैरह का, वो विंध्य पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र है। तो वहाँ पे विजय पताका फहराने वाला जो शासक था वो कौन था? महापद्म नंद था। ठीक है, इसने एक छत्र या एक राट की उपाधि धारण की। कौन? महापद्म नंद ने एक छत्र या एक राट की उपाधि धारण की, क्योंकि इसने पूरा क्षेत्र को जीतने का काम वाम किया था विंध्य पर्वत के दक्षिण में। जो आज का जो मध्य प्रदेश के जो बाहर का क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, उसको विंध्य पर्वत का दक्षिण का क्षेत्र कहते हैं। आपको हम बना कर दिखाए तो कुछ ऐसे ये हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश है, इसके दक्षिण में जो क्षेत्र है ये पूरा ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में ये जो क्षेत्र है वो है कौन सा?
विंध्य पर्वत, ये विंध्य पर्वत है और इसके दक्षिण का जो क्षेत्र है वो विंध्य पर्वत का दक्षिण का क्षेत्र कहा जाता है। और यहीं पे क्या किया था, महापद्मनंद ने अपना परचम लहराया था, जिसके कारण से, जिसके बाद उसने एक छत्र या एक राट की उपाधि धारण की। इसके वंश का जो अंतिम शासक था वो था कौन था, घनानंद।